हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक रैपिड रिवीजन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है तो दिस रिसर्च यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर रिसर्च जो थी उसका कंक्लूजन आया था कि जो डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वही हमारा जेनेटिक मटेरियल है फॉर मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो पॉलीमर्स होते हैं बेसिकली किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के। जब नाइट्रोजनस ग्रुप के साथ शुगर ग्रुप लगा हुआ है तो मैं उसे न्यूक्लियोसाइड कहती हूँ। अगर उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप भी लगा हुआ है तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड ही जुड़ जुड़ के उसका पॉलीमर ही न्यूक्लिक एसिड बनाता है। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये दो तरीके के होते हैं, डीएनए आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए के अंदर 2 प्राइम एंड पर OH जो होता है दैट इज एब्सेंट, इसलिए उसे डीऑक्सी बोला गया है। और डीएनए ही मेजर जेनेटिक मटेरियल है फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टुडे। डीएनए और आरएनए की बात करें तो डीएनए जो है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए कुछ वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर आरएनए जो है वो एक मैसेंजर की तरह एक्ट करता है बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन्स, यानी डीएनए से आरएनए बनता है, फिर उनसे आगे प्रोटीन्स बनते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि आरएनए का भी अदर रोल्स हैं, जो कि जैसे कि स्ट्रक्चरल रोल है, अडाप्टर रोल है और कैटालिटिक रोल भी है राइबोजाइम्स के हेल्प से, है ना। इस चैप्टर के अंदर हम ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं। डीएनए की बात करें अगर हम, तो डीएनए लॉन्ग पॉलीमर है जो कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। देन हमें कुछ वैल्यूज़ को याद करना है। बैक्टीरियोफाज 5174, बैक्टीरियोफाज 5174 की बात करूँ तो इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होती हैं। बैक्टीरियोफाज 5174 की बात करूँ तो इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होती हैं। देन बैक्टीरियोफाज लेम्डा की बात करूँ इसमें 48502 बेस पेयर प्रेजेंट है। इसमें ये न्यूक्लियोटाइड है, इसमें बेस पेयर है ना। इकोलाई की बात करूँ तो 4.6 × 10⁶ बेस पेयर प्रेजेंट है। ह्यूमंस की बात करूँ तो इनके अंदर हेप्लॉइड जीनोम की अगर बात करूँ तो 3.3 × 10⁹ बेस पेयर हैं। डिप्लॉइड की बात करूँगी तो इसका डबल कर दूंगी। आई रिपीट, ये वैल्यूज़ याद करनी है। बैक्टीरियोफाज 5174 के अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। बैक्टीरियोफाज लेम्डा के अंदर 48502 बेस पेयर्स हैं। देन बात करूँ ई कोलाई के अंदर 4.6 × 10⁶ बेस पेयर हैं। ह्यूमंस के हेप्लॉइड जीनोम में 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। हर एक डीएनए के अंदर बड़ा लॉन्ग पॉलीमर होता है। मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन बेस है, पेंटोज शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है। ये जो नाइट्रोजनस बेस की बात करूँ तो प्यूरिन और पिरिमिडीन दो तरीके के होते हैं। प्यूरिन्स के अंदर आपके पास आते हैं एडेनिन और गुआनिन, ये डबल रिंग्ड होते हैं। पिरिमिडीन्स की बात करूँ तो सिंगल रिंग्ड है, इसमें आपके पास आते हैं CTU, है ना। तो AG इज प्यूरिन्स एंड बात करूँ पिरिमिडीन्स की तो ये हो जाता है कट, है ना। कट इज योर पिरिमिडीन्स एंड आपका AG इज योर प्यूरिन्स। जिसका नाम छोटा है वो डबल है, जिसका नाम बड़ा है वो सिंगल रिंग्ड है ना। देन बात करूँ अगर पेयरिंग की बात करूँ तो A और T आपस में जुड़ते हैं, इनमें डबल बॉन्ड बनता है। अगर डीएनए है तो थाइमीन जुड़ता है, अगर आरएनए होता है तो यूरेसिल जुड़ता है। देन C और G आपस में जुड़ते हैं, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता होता है। आगे बात करूं अगर मैं तो शुगर कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। डीएनए में 2 प्राइम एंड पे OH प्रेजेंट नहीं होता, आरएनए में प्रेजेंट होता है। देन बात करूँ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट ग्रुप डाल दे तो वो न्यूक्लियोटाइड बना देता है। अगर एडेनिन के साथ राइबोस जुड़ गया तो उसे एडिनोसिन बोलेंगे। सिमिलरली इनके भी ये नाम हो जाएंगे। देन बात करूँ जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है तो 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है एक न्यूक्लियोटाइड के, और 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है नेक्स्ट के, और उनके बीच में 5 प्राइम में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होती हैं। दो न्यूक्लियोटाइड्स को बीच में से कौन जोड़ता है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जोड़ती है। इनकी जो पोलैरिटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस तरीके से। एक एंड अगर 5 प्राइम है तो एक दूसरा 3 प्राइम होता है, और वो जिसके साथ जुड़ा है तो 5 प्राइम के सामने 3 प्राइम जुड़ा होता है। 5 प्राइम पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप पड़ा हुआ है, 3 प्राइम पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप पड़ा होता है। डीएनए की स्ट्रैंड हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम के अकॉर्डिंग बनती है। अगर इसका स्ट्रक्चर की देखें तो शुगर और फॉस्फेट जो है वो बैकबोन की तरह एक्ट करते हैं। नाइट्रोजनस बेस ऐसा लगता है कि वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं आउटवर्ड फ्रॉम दी बैकबोन, है ना। इस अरेंजमेंट को ही हम बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये हमारा इस तरीके से कुछ दिखाई देता है ना। इसके बाद हम आगे बात करें अगर
डिस्कवरी कैसे हुई थी डीएनए की, तो एक डीएनए को पहले स्टार्टिंग में एक एसिडिक सब्सटेंस माना गया था। किसने डिस्कवर किया था? फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में डिस्कवर किया था। उन्होंने उसका नाम न्यूक्लिन रखा था। हाउएवर बाद में हमें टेक्निकल लिमिटेशंस थी, तो डीएनए को कुड नॉट बी डिटरमाइन फॉर मैनी ईयर्स, है ना। डबल हेलिक्स मॉडल जब आया डीएनए का, जिसे हम 1953 में आया, कब आया? 1953 में आया। कौन लेके आया? वॉटसन एंड क्रिक लेकर आए। इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल कौन लेके आए? वॉटसन एंड क्रिक इन 1953। और डिस्कवर किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर ने इन 1869। मॉडल कब आया? 1953, वॉटसन एंड क्रिक ने, है ना। इनका मॉडल जो था एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड था, जो कि रोजालिंड फ्रैंकलिन और विल्किंस ने दिया था। किसने? फ्रैंकलिन और विल्किंस की एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी पे था और शारगाफ के ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड था। शारगाफ के ऑब्जर्वेशन पे बात करूं तो एरविन शारगाफ ने कुछ ऑब्जर्वेशन दी थी। उन्होंने बोला जितना एडेनिन होगा उतना थाइमिन होगा, क्योंकि ए टी से बाइंड करता है। जितना गुआनिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा, क्योंकि जी आपका सी से बाइंड करता है। ऑल्सो इन्होंने बोला टोटल प्यूरिन्स यानी ए प्लस जी कितने होंगे और सी प्लस टी कितने होंगे, वो आपस में बराबर होंगे। फिर उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का बात भी बता दी कि ए और टी आपस में बाइंड करते हैं, जी और सी उसमें। और ये क्या है? प्यूरीन्स और पिरामिडिन, मतलब एक प्यूरीन बाइंड करता है, एक पिरामिडीन करता है ना। ए आपका बेसिकली एक प्यूरीन है, एक पिरामिडीन है, ताकि जो डिस्टेंस है दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में कांस्टेंट रहे। अगर दोनों छोटे वाले ग्रुप कर दें, मान लो ए और जी आपस में कर जाएं और मान लो CO2 आपस में कर जाएं, तो उनके बीच में एक इरेगुलरिटी आ जाएगी, है ना। देन बात करें 1953 में वॉटसन एंड क्रिक का जो मॉडल था, उसके अंदर क्या क्या सेलियंट फीचर्स थे। उन्होंने बोला था डीएनए जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का चेन्स का बना है, शुगर फोस्फेट की बैकबोन होती है, नाइट्रोजनस बेस बाहर की तरफ बेसिकली प्रोजेक्ट करते हैं, और एंटी पैरेलल डायरेक्शन पोलैरिटी होती है, ऑपोजिट होते हैं डायरेक्शन में। एक 5' to 3' होती है अगर, तो दूसरी वाली स्ट्रैंड 3' to 5' होती है। बेसिस जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये राइट हैंडेड हेलिक्स के फॉर्म में कोइल्ड होती हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ स्ट्रक्चरल डायमेंशंस भी दी थी। उन्होंने बोला था कि डिस्टेंस 2 बेस पेयर के बीच में 0.34 नैनोमीटर का होता है। कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर, या मैं बोल दूँ 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है। एक टर्न में 10 बेस पेयर आते हैं, एक कंप्लीट टर्न के अंदर आपका 3.4 नैनोमीटर बोल दो, 34 एंगस्ट्रॉम बोल दो, है ना। 2 बेस पेयर के बीच में 0.34 नैनोमीटर है, और पूरे कंप्लीट टर्न में क्योंकि 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो 3.4 नैनोमीटर आ जाता है। इसने हमें हेल्प करा मेजर करने में यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्टेबिलिटी की बात करें तो फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस, और बेस की स्टैकिंग की वजह से ये स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। इससे डीएनए जो है काफ़ी स्टेबल है और सूटेबल होता है टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इम्प्लीकेशन के अंदर क्या लिखा है कि डीएनए जो है इसका स्ट्रक्चर इमीडिएटली सजेस्ट करता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरीके से होता होगा। हर एक स्ट्रैंड जो है एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करती है और एक नई स्ट्रैंड बन जाती है। देन बात करें पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की, तो फिर डीएनए जो होता है काफ़ी बड़ा होता है। अगर हम देखें टोटल लेंथ 2.2 मीटर की होती है हमारे डीएनए की, और हमारा न्यूक्लियस का साइज सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। तो पैकेजिंग तो बहुत ज़बरदस्त होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर बात करें, एग्जाम्पल इकोलाई, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, डीएनए स्कैटर्ड होता है, एक रीजन में प्रेजेंट होता है, उसे न्यूक्लियोइड कह देते हैं। डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, और वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स के साथ लार्ज लूप्स बना देता है, और उसको प्रोटीन्स जो हैं हेल्ड करके रखते हैं इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, राइट। यूकैरियोट्स में पैकेजिंग की बात करी जाए तो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, जो कि बेसिक होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन में रिच होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक, और हमारा डीएनए एसिडिक होता है और नेगेटिवली चार्ज होता है। देन बात करें हिस्टोन ऑक्टामर बनता है आपका किस तरीके से, आपके पास H1 होता है, H2 में 2 होते हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4। तो ये लास्ट के 4 तो इंटू 2 करके आपकी 8 बना देते हैं हिस्टोन का ऑक्टामर। और H1 जो है वो लिंकिंग के अंदर हेल्प करता है, लिंकर भी कहा जाता है इसे। इस तरीके से एक ऑक्टामर होगा, ये लिंक करेंगे, इसके ऊपर एक हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर 200 बेस पेयर लिपट जाते हैं, है ना। इसी को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, जब डीएनए जो है रैप कर जाता है अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर, 200 बेस पेयर जो है कर लेते हैं। उसके बाद यही बीड्स से स्ट्रिंग की तरह अरेंज हो जाता है, इसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल कहा जाता है। देन बात करें
यही जो न्यूक्लियोसोम्स है आपस में टुगेदर एक क्रोमेटिन एक धागा बना लेते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, और फिर ये धागा बना लेते हैं जो कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो। देन बात करें डीएनए न्यूक्लियोसोम पे, चपका न्यूक्लियोसोम ने क्रोमेटिन फाइबर्स बनाए। ये क्रोमेटिन फाइबर्स आगे जाके लूप कर जाते हैं एंड लूप्ड डोमेन्स बना लेते हैं। ये जो लूप्स हैं आगे जाके क्रोमोसोम्स बनाते हैं। मेटाफेज पे ये क्रोमेटिन जो है बहुत ही कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना देता है। मेटाफेज पे बेसिकली किस पे, मेटाफेज पे आपका क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। देन बात करें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं हायर पैकिंग के अंदर। इनको नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स कहा जाता है। फोल्डिंग, कॉइलिंग और रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। यू क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन दो तरीके के होते हैं। यू क्रोमेटिन वो जिनकी पैकेजिंग बहुत लूज होती है, हेट्रो वो जो बड़े डेंस होते हैं, इनकी स्टेनिंग लाइट होती है, इनकी डार्क होती है। ये एक्टिव होते हैं क्योंकि खुले खुले हैं, ये इतने टाइट प्रेजेंट है कि ये इनएक्टिव होते हैं, तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन होती है, इनमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है। इस तरीके से हम स्ट्रक्चर देखें तो ये देखो, ये बैकबोन लगती है और ये आपस में अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये आपके कुछ इस तरीके से होता है एडेनिन थायमिन से, गुआनिन साइटोसिन से। देन सेंट्रल डोग्मा की बात करें तो डीएनए से डीएनए को बनने को रेप्लिकेशन, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और इससे आपका प्रोटीन बनना इज नोन एज ट्रांसलेशन। ये आपका पैकेजिंग का हो गया। ये आपका हिस्टोन ऑक्टेमर, दिस इज़ योर लिंकर डीएनए। ये आपका बीड्स ऑन स्ट्रिंग इस तरीके से दिखाई देता है। देन बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की सर्च। अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट को लगता था जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन, डीएनए, आरएनए में से कोई है। प्रोटीन्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं और कई लोग मानते थे प्रोटीन्स ही हैं जो हमारे हेरिडिटी को कंट्रोल कर रहे हैं। 1869 से 1944 के अंदर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए ये प्रूव करने के लिए कि डीएनए ही है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट कौन से थे बिफोर डीएनए की डिस्कवरी? मेंडल, सटन, मॉर्गन, ये सब थे। क्वेश्चन यही था कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो आंसर जो है वो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट से आया। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ना है, दैट इज 1928 में ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि उसने कब किया था, किस पे किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे किया था। उन्होंने दो स्ट्रेन लिए थे, एक एस स्ट्रेन एक आर स्ट्रेन। एस वाला स्मूथ था, आर वाला रफ था। ये वायरुलेंट होता है, नॉन वायरुलेंट होता है। तो उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को जब माइस में इंजेक्ट किया तो माइस मर गया, आर से नहीं मरा ऑब्वियसली। और फिर जब उन्होंने मरा हुआ एस लिया तो माइस जिंदा रहा क्योंकि वो उसकी पावर चली चुकी है। अगर उन्होंने मरा हुआ जिसमें जो जिंदा रहता था और आर स्ट्रेन लिया, मरा हुआ एस और आर लिया, तो आपका माइस जो है वो जिंदा रह रहा था। इससे हमें पता चला कि जो मरा हुआ एस है वो कुछ तो जिंदा आर के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है। बेसिकली लाइव एस, बेसिकली जो मरा हुआ चूहा था उससे लाइव एस हमें मिला। इससे हमें पता चला कि एस जो है कुछ तो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है आर को, जो कि आर को एस बना रहा है ना। कंक्लूजन ये था कि डेड एस जो है कुछ तो ट्रांसफ़र कर रहा है आर के अंदर, जिससे वो एस बन जा रहा है। इसी को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा गया। और उन्होंने बोला कि ग्रिफिथ को पता नहीं था कौन सा सब्सटेंस है, पर उन्होंने बोला कुछ तो है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास करता है। फिर बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन हुई किसकी? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यानी जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल 1928 में ग्रिफिथ ने दिखाया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे, उसके ऊपर बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किसने करी? 33 to 44 के अंदर एवरी मैकलियोड और मैककार्टे ने करी। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने ना एस बैक्टीरिया के पहले एक बार प्रोटीन हटा के देखे, एक बार आरएनए हटा के देखा, एक बार डीएनए हटा के देखा, है ना। अगर कैसे हटाया? प्रोटीएज, आरएनएज और डीएनएज को हेल्प से, है ना। उनको हटा के चेक करा कि किस केस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। प्रोटीन को हटाया तो भी हो रही थी, आरएनए को हटाया तो भी हो रही थी, डीएनए को जब उन्होंने हटाया तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। पता चलेगा कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। ये पहला स्ट्रॉन्ग प्रूफ था, है ना। पर साइंटिस्ट अभी भी फुली कन्विंस नहीं हुए थे। बाद में आगे भी आपके और एक्सपेरिमेंट्स होते गए, तो उसके बाद कन्फर्मेशन मिला था। फिर क्या हुआ? हर्शे एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया जेनेटिक मटेरियल को डीएनए प्रूव करने में। अभी तक हमने क्या पढ़ा? 1928 में आपका कौन सा हुआ? ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हुआ। अब 1928 में ग्रिफिथ का हुआ, 1952 में हर्शे एंड चेज का हुआ। 28 में आपका ग्रिफिथ का, 52 के अंदर आपका हर्शे एंड चेज का, है ना। देन बात करूँ यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्स्ट अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। बैक्टीरियोफाज पे काम किया था। किस पे काम किया था? बैक्टीरियोफाज, यानी एक वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है।
यहाँ पर बेसिकली क्या था, उन्होंने बोला कि बैक्टीरियोफाज में जब इन्फेक्शन करता है जब वो, तो वो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को ही अंदर भेजता है। तो उन्होंने डीएनए और प्रोटीन को दो चीज़ें ही में प्रेजेंट होती हैं। उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव लेबलिंग करी, यानी फॉस्फोरस आपका 32 लिया और सल्फर आपका 35 लिया, है ना। डीएनए के पास फॉस्फोरस होता है, यानी डीएनए को एक बार लेबल किया और एक बार प्रोटीन को लेबल किया जब सल्फर वाला था, है ना। डीएनए के पास पी होता है, कोई एस नहीं होता, पर इसके पास आपका एस होता है, कोई पी नहीं होता, है ना। तो प्रिपरेशन हुई जब वायरस की, तो एक बार हमने उसको इस वाले मीडियम में किया तो डीएनए रेडियो एक्टिव वाला बना, जब हमने इस मीडियम में ग्रो किया तो प्रोटीन रेडियो एक्टिव वाला मिला, है ना। देन हमने इकोलाई की इन्फेक्शन करवाई, उसको इंजेक्ट करवाया, उसके बाद उनकी ब्लेंडिंग करी, यानी इन्फेक्शन करवाने के बाद मिक्सचर को हमने शेक किया किसमें, ब्लेंडर में, और फिर जो वायरल कोड्स थे उसको बाहर निकाला और बैक्टीरिया को लिया। बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया था और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था। फर्स्ट केस जहाँ पे बेसिकली डीएनए रेडियो एक्टिव लिया, तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया भी रेडियो एक्टिव हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल है। जिस केस में प्रोटीन को रेडियो एक्टिव लिया गया था, उस केस में बैक्टीरिया नॉन रेडियो एक्टिव शो करेगा, है ना। फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, स्पिनिंग करने के बाद बैक्टीरिया तो पैलेट बना लेता है और वायरस का कोट जो है ऊपर आ जाता है, सुपरनेटेंट हो जाता है और हम रेडियो एक्टिविटी चेक करते हैं। जब हमने S35 को लेबल किया तो हमें प्रोटीन्स क्योंकि एंटर ही नहीं करते तो हमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी। जब हमने फॉस्फोरस वाला एंटर किया तो हमें रेडियो एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हमें पता चलता है कि डीएनए जो है वो सेल के अंदर एंटर कर चुका है। कोई रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में नहीं दिखाई देती पर पैलेट में दिखाई देती है ना। तो पहले इन्फेक्शन करवाया, देन ब्लेंडिंग, देन सेंट्रीफिकेशन कराया। यहाँ पे आपके पास डीएनए था, यहाँ पे प्रोटीन आया, है ना। ये जो था स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ था, अनइक्विवोकल प्रूफ था। इसके बाद हम देखें प्रॉपर्टीज़ क्या है जेनेटिक मटेरियल की। हर्शे एंड चेस के बाद हमें पता चल गया था कि डीएनए ही होता है, बट क्वेश्चन था कि क्यों डीएनए, क्यों प्रोटीन और आरएनए को चूज़ नहीं किया गया। तो जेनेटिक मटेरियल जो है उसके पास रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए, उसमें म्यूटेशंस अलाउ होनी चाहिए, स्लो म्यूटेशंस, और वो अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर पाए। अब बात करें रेप्लिकेशन की, तो जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए और आरएनए दोनों ही बहुत अच्छे से रेप्लिकेशन करते थे, पर प्रोटीन्स रेप्लिकेट नहीं कर सकते थे, इसलिए प्रोटीन्स तो ये नहीं था। स्टेबिलिटी की बात करें, डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होती हैं। थाइमीन ज़्यादा स्टेबल है, यूरेसिल के कंपैरिजन में कोई 2' OH ग्रुप नहीं है, इस वजह से लेस रिएक्टिव है। आरएनए जो है वो कम स्टेबल है इन सब वजह से, इसलिए डीएनए बेटर है स्टोरेज में। म्यूटेशन की बात करें तो आरएनए जो है वो ज़्यादा जल्दी म्यूटेट करता है। एबिलिटी टू एक्सप्रेस बात करें तो आरएनए के पास ये एबिलिटी है, इस वजह से डीएनए को अभी भी आरएनए पे डिपेंडेंट है और आरएनए बनाता है और फिर प्रोटीन आपके बनते हैं। इस वजह से हम देखें डीएनए क्यों आपका जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि स्टेबल है, म्यूटेशन रेट भी इसका कम है, करता है म्यूटेशन बट कम करता है, इसके बाद स्टोरेज के लिए ज़्यादा सूटेबल है, ट्रांसमिशन के लिए भी काफ़ी सूटेबल है, और ये जेनेटिक मटेरियल है आपका। आरएनए बेटर है ट्रांसमिशन में, डीएनए बेटर है स्टोरेज के अंदर, और डीएनए को ही प्रेफर किया गया एज जेनेटिक मटेरियल ओवर आरएनए, है ना। आरएनए सिर्फ और सिर्फ कुछ वायरसेस के अंदर ही होता है। ये आपका एग्जाम्पल है, ये आपका हर्शन चीज का एक्सपेरिमेंट है ना। आरएनए वर्ल्ड की बात करें तो ये प्रूव हो चुका था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, पर हमें ये भी पता चल गया था कि पहले जब दुनिया बनी होगी तो आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल हुआ होगा, यानी जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था वो आपका आरएनए ही था। ऐसा क्यों, क्योंकि आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह भी एक्ट करता है और कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है राइबोजाइम्स बनाकर। तो आरएनए के पास सारी चीज़ें थी और आरएनए फटाफट म्यूटेट करता था, इसी वजह से म्यूटेशंस जो हैं और एवोल्यूशन जो है फास्ट रेट पे हुआ है ना। डीएनए जो है वो बाद में इवॉल्व हुआ क्योंकि ज़्यादा स्टेबल था, डबल स्ट्रैंडेड था, नो 2' ये सब कुछ चीज़ें प्रेजेंट थी। डीएनए जो है इवॉल्व हुआ है फ्रॉम द आरएनए टू मेक जेनेटिक मटेरियल मोर स्टेबल, है ना। प्रोटीन्स क्यों बाद में आए, प्रोटीन्स जो है बाद में पता चला कि बेटर कैटलिस्ट है, तो आरएनए जो कैटलिसिस करा रहा था उससे ज़्यादा तेज़ ये करवा पा रहे थे। तो 10 मॉडर्न सिस्टम है कि डीएनए स्टोर करता है, आरएनए ट्रांसफ़र करता है और प्रोटीन जो है आपका परफॉर्म करता है फंक्शंस को। अब हम बात करते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन पे, तो वॉटसन एंड क्रिक 1953 मॉडल के अंदर ही हमें ये बात पता चली है। बेस पेयरिंग की वजह से हर एक स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट की तरह एक्ट करती है, जो जब रेप्लिकेशन होती है दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होती हैं और नई स्ट्रैंड्स बनती हैं, और आपका एक ओल्ड और एक नई स्ट्रैंड होती है, इसी को सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं, है ना। एक बेसिकली ओल्ड और दो बनती हैं, एक ओल्ड और एक न्यू स्ट्रैंड की होती हैं, एक पेरेंटल और एक नई सिंथेसाइज होती है।
इसमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, मेजल्सन एंड स्टाल ने 1958 के एक्सपेरिमेंट में दिया था, है ना। 1928 में ग्रिफिथ का, 1952 में हर्शन चेस का, 1958 में मेजल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट हुआ था। इन्होंने इकोलाई पे करवाया था सेमी कंजर्वेटिव नेचर को प्रूव करने के लिए। एक हैवी आइसोटोप और एक लाइट आइसोटोप लिया था और उन्होंने सीजियम क्लोराइड से अपनी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन करी थी। पहले इन्होंने इनको बैक्टीरिया को ग्रो करवाया NH4Cl, जो कि इसमें हैवी आइसोटोप लिया था, तो DNA हैवी बन जाता है। उसके बाद उसको नॉर्मल मीडियम में डाल दिया जाता है और हम जब सैंपल देखते हैं आफ्टर एवरी 20 मिनट्स तो हमें पता चलता है कि जनरेशन 1 जो बनी वो हाइब्रिड बनी, यानी उनके पास एक हैवी स्ट्रैंड थी, एक हमारे पास लाइट थी। दैट मीन्स एक ओल्ड वाला लेते हैं और एक स्ट्रैंड आपकी नई बनती है। जनरेशन 2 में देखा तो 50% तो हाइब्रिड थी, 50% लाइट, यानी कि अगैन आपके पास वो चारों सेपरेट होगी होंगी, तो आपके पास हमेशा 2 स्ट्रैंड्स आपके पास हाइब्रिड बनेंगी, बाकी की जितनी भी बनती रहेंगी वो लाइट बनती रहेंगी। उनको ग्रो किया तो हाइब्रिड्स वाले नंबर कम होता रहे, लाइट वाला आपका बढ़ता रहा, है ना। कंक्लूजन ये निकला कि DNA जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पे दिखा रखा है। फिर उसके बाद एडिशनल प्रूफ दिया टेलर के एक्सपेरिमेंट ने। उसने विसिया फेबा बीन्स को यूज़ करा, रेडियो एक्टिविटी थाइमिडीन रखा और यहाँ पे भी आपका DNA सेमी कंजर्वेटिवली ही वर्क करता है। इसके बाद बात करें जब रेप्लिकेशन होती है तो क्या मशीनरी रिक्वायर्ड है, किस तरीके से रेप्लिकेशन होती है। DNA की जो रेप्लिकेशन है वो लिविंग सेल्स के अंदर होती है। इसके लिए कई सारे एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं। रेप्लिकेशन बहुत एक्यूरेट और वेरी फास्ट प्रोसेस है। इसमें DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज चाहिए होता है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम में वर्क करता है। DNA को टेम्पलेट की तरह यूज़ करता है। वेरी फास्ट वेरी एक्यूरेट है। इकोलाई की इतनी लेंथ है ना, 18 मिनट के अंदर इसका हो जाता है। 2020 पेयर पर सेकेंड है। एनर्जी कहाँ से मिलती है रेप्लिकेशंस की, तो हम बात करें DATP, DGTP, DCTP, DTTP, इन सबसे मिलती है ना। कई सारे एंजाइम्स यूज़ होते हैं ओपन करने में, स्टेबलाइज करने में, जॉइन करने में, स्टार्ट करने में सिंथेसाइज को। एक रेप्लिकेशन फोक बनता है। DNA बड़ा लंबा होता है, इसको सारा साथ में नहीं खोलाते, एनर्जी एक्सपेंस हो जाता है, इसलिए रेप्लिकेशन फोक बनता है जो कि वायर शेप्ड होता है, जहाँ पर DNA अनवाइंड करता है। फिर डायरेक्शन का सिंथेसिस होता है DNA का 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन के अंदर। तो एक स्ट्रैंड जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड बनती है जिसकी प्रायोरिटी टेम्पलेट की 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है, उसकी सीधा 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन जाती है, जो कि कंटिन्यूसली बनती है, इसलिए उसको लीड करती है। दूसरी जिसकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है उसकी लैगिंग स्ट्रैंड्स बनती है, रुक रुक के बार बार बनती हैं, यानी उसको बाद में फिर लेटर ज्वाइन करवाया जाता है फ्रेगमेंट्स को, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं। बाद में DNA लाइगेज की मदद से उनको जोड़ा जाता है। DNA पॉलीमरेज जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकता सिंथेसिस को, इनिशिएट नहीं कर सकता, बट सिर्फ एक्सटेंड कर सकता है, इसलिए एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है। वो स्टार्टिंग पॉइंट ORI कहलाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहलाता है। रेप्लिकेशन ऐसे रैंडमली नहीं स्टार्ट करती, एक फिक्स साइट से स्टार्ट करती है। इकोलाई में सिर्फ एक ही ओरिजिन है, यूकेरियोट्स में कई सारे ओरिजिन्स प्रेजेंट हैं, है ना। तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में वेक्टर्स के पास ORI होना चाहिए। रेप्लिकेशन बात करें यूकेरियोट्स के अंदर बात करें तो S फेज़ के अंदर होती है। कब होती है? S फेज़ में होती है। बड़ा एक कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है। अगर रेप्लिकेशन फेल हो जाए तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आ सकती है, पॉलीप्लॉइडी जैसी। सो याद रखने वाली बात क्या, DNA पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम वर्क करता है, लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूसली बनती है, लैगिंग वाली आपकी डिसकंटिन्यूस, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ा जाता है, रेप्लिकेशन फोक बनता है, ओरिजिन होता है रेप्लिकेशन का रिक्वायर्ड होता है। रेप्लिकेशन जो होती है वो S फेज़ के अंदर हो रही होती है। इस तरीके का आपका यहाँ पे भी डायग्राम दिखा रखा है ना। देन बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या हो रहा है, आपका कोपिंग जेनेटिक मटेरियल DNA से RNA बन रहा है। एक स्ट्रैंड है आपकी DNA की जिसको हम कॉपी करते हैं, दूसरी स्ट्रैंड को नहीं करते हैं। कॉम्प्लीमेंटैरिटी का रूल फॉलो होता है। A के सामने यहाँ पे T नहीं लगता है, U लगता है, यूरेसिल आता है। T के सामने ऑब्वियसली A लगता है, G के सामने C के सामने G, तो यहाँ पे यूरेसिल आ जाता है इन द प्लेस ऑफ थाइमीन, है ना। इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पूरा का पूरा DNA कॉपी होता है, ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक जीन ही कॉपी होता है। यहाँ पे सारी स्ट्रैंड्स होती हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्ट्रैंड यूज़ होती है। यहाँ पे DNA से DNA बनता है, यहाँ पे DNA से RNA बनता है। तो यहाँ पे आपका DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज का यूज़ किया जाता है। क्यों एक ही स्ट्रैंड होती है, क्योंकि अगर दोनों से हम बनाएंगे तो फिर डबल स्ट्रैंडेड RNA बनने के चांसेस हो सकते हैं और ट्रांसलेशन नहीं होती है, इस वजह से हम एक ही स्ट्रैंड को यूज़ करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की मैं बात करूं तो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पार्ट्स होते हैं। एक प्रमोटर होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है और एक टर्मिनेटर होता है। प्रमोटर वो साइट है जहां पे RNA पॉलीमरेज आके बाइंड करने वाला है,
और ये 5 प्राइम एंड पे पड़ी होती है ऑन दी कोडिंग स्ट्रैंड, है ना। तो बेसिकली आपके पास 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, एक की 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। ऑब्वियसली जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है उसको हम देखने वाले हैं, उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, दूसरे को कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। नाम हम जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग देते हैं, यानी यहाँ पे आपका प्रोमोटर पड़ा होगा, यहाँ पे आपके पास टर्मिनेटर होगा, यहाँ पे आके वो बाइंड करने वाला है। इस तरीके से 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर आपकी जो है नया बनने वाला है, टर्मिनेटर पे आके आपका रुक जाएगा। सिग्मा फैक्टर जो है वो इनिशिएट कराता है, रो फैक्टर जो है वो टर्मिनेशन करवाता है ना। स्ट्रक्चरल जीन किसे कहते हैं, वो सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो कि कोड करती है फॉर आरएनए टर्मिनेटर, हम उसे कहते हैं, जो 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होता है और ये स्टॉप करवाता है किसको, ट्रांसक्रिप्शन को। टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड की बात करें, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो आरएनए बनाने में हेल्प करता है, कोडिंग स्ट्रैंड की सेम सीक्वेंस, अच्छा आरएनए और कोडिंग स्ट्रैंड की सेम सीक्वेंस होगी, एंटीपोलैरिटी में थायमिन और यूरेसिल का डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। ऑल रेफरेंस पॉइंट जो है वो उनको डिफाइन किया जाता है विद द बेसिस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, पर बनता आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड के की हेल्प से है ना। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन की बात करूँ तो जीन जो है वो फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस का, पर जीन हमेशा सिंपल नहीं होता। जीन जो होता है वो प्रोटीन, टीआरएनए, आरएनए इन सब के लिए कोड करता है। तो ये जो डेफिनेशन है बेस्ड ऑन प्रोटीन ये अकेली इनफ नहीं होती है, सिस्ट्रोन बनता है बेसिकली। सिस्ट्रोन एक डीएनए सेगमेंट है जो कि बेसिकली कोड करती है फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि वो सेगमेंट जो कि प्रोटीन बनाती है। स्ट्रक्चरल जीन जो होता है वो मोनोसिस्ट्रोनिक, पॉलीसिस्ट्रोनिक, दो तरीके का हो सकता है। मोनोसिस्ट्रोनिक होता है यूकेरियोट्स में, पोली होता है प्रोकैरियोट्स में। मोनोसिस्ट्रोनिक यानी एक जीन जो है एक ही प्रोटीन बनाता है, पॉलीसिस्ट्रोनिक यानी एक आरएनए आपका कई सारे प्रोटीन्स बना सकता है ना। इस तरीके से प्रोमोटर लगता है, इस तरीके से टर्मिनेटर लगता है, ये कोडिंग, ये टेम्पलेट और ये आपका स्ट्रक्चरल जीन कहलाता है। देन बात करें स्प्लिट जीन, यानी कि यूकेरियोट्स के अंदर जो बेसिकली जो जीन बनता है उसके अंदर एक्सोन्स और इंट्रोन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। एक्सोन्स वो सीक्वेंस है जिसने आगे जाके कोड करना है प्रोटीन के लिए, है ना, और इंट्रोन्स वो हैं जो कि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस जिनका कोई यूज़ नहीं होता, तो इंट्रोन्स को रिमूव करवा दिया जाता है जब आरएनए की प्रोसेसिंग हो रही होती है। रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, जीन एक्सप्रेशन जो है डिपेंड करता है प्रोमोटर कहाँ पे है और रेगुलेटरी सीक्वेंसेस कौन सी हैं। ये जो हैं दीज मे नॉट कोड प्रोटीन्स बट कंट्रोल जीन, ये जो हैं बेसिकली ये प्रोमोटर वाली साइट्स ये जो है कंट्रोल करती हैं, चाहे आपका, क्योंकि सिर्फ कोड तो सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन कर रहा है ना। देन बात करें आरएनए के टाइप्स, एमआरएनए जो कि कोड को कैरी करता है, टीआरएनए जो कि अमीनो एसिड्स लेके आएगा, आरआरएनए जो कि राइबोसोम्स को बनाता है ना। ये सब की ज़रूरत होती है हमें अगर प्रोटीन्स बनाने हैं। आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज़ हो रहा है, बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही होता है। ट्रांसक्रिप्शन जब होती है तो इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन होता है। इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। एलोंगेशन के अंदर डीएनए जो है आपका नॉर्मली आरएनए पॉलीमरेज की मदद से अनवाइंड करता है और आपकी सिंपली स्ट्रैंड बनती रहती है। टर्मिनेशन रो फैक्टर कराता है जो कि रिलीज में हेल्प कराता है। बैक्टीरिया की बात करें तो उसके पास कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एक साथ हो रही होती हैं, कपल्ड होती हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूकेरियोट्स में बात करें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। यहाँ पे 3 आरएनए पॉलीमरेज के एंजाइम्स होते हैं, आरएनए पोल 1, आरएनए पोल 2, आरएनए पोल 3। बहुत अच्छे से याद करना है। आरएनए पोल 1 जो है वो आरएनए बनवाता है कौन कौन से, 28, 18 और 5.8, 28, 18 और 5.8। पोल 2 आपका एमआरएनए, एचएनआरएनए बनवाता है। पोल 3 की बात करूँ तो वो टीआरएनए भी बनवा रहा है, एसएनआरएनए भी यानी स्नर्प्स भी बना रहा है, और जो बच गया यहाँ पे 5s आरआरएनए भी बना रहा है। प्रोकैरियोट्स में आपके पास 30s और 50s, 30s और 50s होता है। यूकैरियोट्स में 40s और 60s होता है। प्रोकैरियोट्स की बात करूँ तो यहाँ पे 16s प्रेजेंट होता है, 23 और 5। यहाँ पे बात करूँ तो 18 पड़ा होता है, यहाँ पे आपके पास 28 पड़ा होता है एंड 5.8 और 5 पड़ा होता है। तो 16, 23 और 5 पड़ा होते हैं। यहाँ पे 18, 28, 5.8 और 5 पड़ा होता है। 40, 60, 30, 50। आरएनए पोल 1 आपका क्या बना रहे हैं, 28s आरआरएनए बना रहे हैं, 5.8 बना रहे हैं, 18 बना रहे हैं। आरएनए पोल 2 आपका एमआरएनए, एचएनआरएनए बना रहा है। आरएनए पोल 3 की बात करूं तो वो टीआरएनए बना रहा है, 5s आरआरएनए बना रहा है और स्नर्प्स भी बना रहा है यानी एसएनआरएनए बना रहा है।
इस तरीके से आपकी ट्रांसक्रिप्शन होती है बैक्टीरिया के अंदर, है ना। ये सारा बैक्टीरिया का था, ये आपका यूकेरियोट्स के लिए था। देन एचएनआरएनए क्या है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहलाती है, यानी पहला आरएनए जो बनता है उसे एचएनआरएनए कहते हैं। ये फंक्शनल नहीं होता है, इसको प्रोसेसिंग लगती है। प्रोसेसिंग में क्या होता है आपके पास, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग क्या होता है, यानी जो बनता है ना बेसिकली दैट इज एचएनआरएनए। बनता आपके पास एमआरएनए नहीं है, एचएनआरएनए है। एचएनआरएनए की जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसे हम एमआरएनए कहते हैं। प्रोसेसिंग में पहले स्प्लाइसिंग होती है, यानी कि इंट्रोन्स को रिमूव करके एक्सोन्स को ज्वाइन करा जाता है, जिसमें कौन हेल्प करता है, स्प्लाइसिसोम हेल्प करता है। फिर कैपिंग होती है और टेलिंग होती है। कैपिंग किस तरीके से होती है, ये मैं बात कर रही हूँ आपकी यूकेरियोट्स में, है ना। तो कैपिंग में बेसिकली क्या होता है, 5 प्राइम एंड पे आपके पास क्या लग जाता है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जाके लग जाता है। क्या लग जाता है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जाके लग जाता है। स्टेबिलिटी देता है, राइबोसोम से बाइंड करने में हेल्प करता है। टेलिंग यानी कि आपके 3 प्राइम एंड पे जाके पोली ए टेल जो है वो जाके जुड़ जाती है, जो कि 200 to 300 एनएन ग्रुप को कंटेन करती है। ये भी स्टेबिलिटी और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। फाइनल एमआरएनए बनता है एचआरएनए से, जो कि आपका बनता है आफ्टर दी प्रोसेसिंग। तो एमआरएनए जो है वो न्यूक्लियस को लीव कर देता है फॉर ट्रांसलेशन। इंपॉर्टेंट आइडिया क्या है कि एंशियंट आरएनए वर्ल्ड को दिखाता है क्या चीज़, इंट्रोन्स का प्रेजेंस, है ना। स्प्लाइसिंग दिखाता है कि पहले जो सिस्टम था वो आरएनए बेस्ड होता था। आई होप ये सिस्टम आपको क्लियर है। इस तरीके से आपकी चेन बनी, उसके बाद आपके इंट्रोन्स को रिमूव किया गया, किसने किया, स्नर्प्स की मदद से किया जाता है। देन यहाँ पे पोली ए टेल बन गई, यहाँ पे आपका मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट आके लग गया ऑन दी 5 प्राइम एंड। देन बात करते हैं जेनेटिक कोड की। तो ट्रांसलेशन जो होता है आपका बेसिकली न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से अमीनो एसिड की सीक्वेंस बनाई जाती है। तो आपके पास ट्रिपलेट कोड होता है, 4 बेसेस हैं, यानी अमीनो एसिड आपके 20 हैं। अगर एक बेस होता का कोड होता तो 4 ही बन पाते, 2 का तो 16, 3 है तो 64। तो जियोर्ज गैमो ने प्रपोज किया था, किसने किया था, जियोर्ज गैमो ने, कि ट्रिपलेट कोड का आइडिया करेक्ट होता है। हरगोबिंद खुराना ने बोला था कि सिंथेटिक आरएनए बेसिकली बनता है। मार्शल नाइडेनबर्ग ने बोला था सेल फ्री सिस्टम के अकॉर्डिंग बनता है। सेवेरो ओको ने आपका क्या बताया था, आरएनए सिंथेसिस एंजाइम के बारे में बताया था। इन सब ने ये डिस्कवरीज करी। तो क्या किया, गैमो ने आइडिया दिया, हरगोबिंद खुराना ने सिंथेटिक आरएनए पहली बार बनाकर दिखाया, है ना, किसको यूज करके, ट्रिपलेट कोड को। मार्शल नाइडेनबर्ग ने सेल फ्री सिस्टम में बना के दिखाया। सेवेरो ओकोआ ने आरएनए सिंथेसिस एंजाइम बना के दिखाया, है ना। कोडोन की बात करें तो 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। 64 कोडोन्स है, जिसमें 61 अमीनो एसिड को कोड करते हैं, 3 आपके स्टॉप कोडोन्स होते हैं। बात करूँ इनकी प्रॉपर्टीज़ की तो ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि 3 बेस पेयर होते हैं, है ना। डीजेनरेट होते हैं, यानी एक अमीनो एसिड जो है वो कई सारे कोडोन्स से कोड हो रहा है ना। डीजेनरेट यानी कई सारे कोडोन्स जो हैं वो एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे होते हैं, ठीक है ना। नो पंचुएशन, इनको कंटिन्यूसली रीड किया जाता है। यूनिवर्सल होते हैं, सेम कोड होता है। एक्सेप्शंस हैं कुछ माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ प्रोटोजोआ के अंदर। स्टार्ट कोडोन होता है हमारे पास AUG, जो कि मिथ्योनिन को कोड भी करता है और स्टार्ट कोडोन भी होता है। स्टॉप कोडोन हमारे पास प्रेजेंट होते हैं UAA, है ना, UAG एंड UGA, है ना। UAA, UAG, UGA, ये तीनों आपके पास स्टॉप कोडोन्स होते हैं, जो कि किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। तो हमारे पास क्या है, अनएम्बिगुअस, यानी एक कोडोन जो है वो एक ही अमीनो, यानी एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, दैट इज अनएम्बिगुअस। पर एक अमीनो एसिड के लिए कई सारे कोडोन्स हैं, है ना। एक अमीनो एसिड के लिए कई सारे कोडोन्स हैं, यानी अगर मुझे कोडोन की सीक्वेंस दे दी जाए तो मैं अमीनो एसिड की डिटरमाइन कर सकती हूँ, पर अमीनो एसिड की दे दी जाए तो मैं कोडोन की नहीं कर सकती हूँ, है ना। सो बेसिकली मेरे पास एक कोडोन जो है एक ही अमीनो एसिड को कर रहा है, दैट इज़ अनएम्बिगुअस। पर एक अमीनो एसिड जो है कई सारे कोडोन से हो रहा है, तो दैट इज़ डीजेनरेसी। बाकी ये सारी आपकी फिर से लिख रखी है ना। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, AUG वाला याद रखना है, UAA, UAG और UGA याद रखना है ना। इसके बाद बात करते हैं म्यूटेशंस और जेनेटिक कोड की। तो पॉइंट म्यूटेशन जब सिंगल बेस के अंदर चेंज आता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया में हमने देखा है ना, वहाँ पे क्या होता है, आपका ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ जाता है इन द बीटा चेन इन द 6th पोजीशन। देन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किसे कहता है, जब इंसर्शन या डिलीशन की वजह से पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाता है इस तरीके से। 3 लेटर्स ऐड होंगे तो आपका फ्रेम सेम रहेगा, सिर्फ एक ही चेंज हुआ, है ना। सो आई होप फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन सबको पता है ना।
देन बात करते हैं टीआरएनए मॉलिक्यूल की। तो टीआरएनए क्या है, बेसिकली अमीनो एसिड को कोडोन पढ़ना कैसे आता है, तो टीआरएनए की मदद से टीआरएनए रीड करता है कोडोन को और ब्रिंग करता है अमीनो एसिड। तो टीआरएनए के पास एक एंटी कोडोन लूप होता है जो कि उस कोडोन के साथ जाके बाइंड करता है। एक्सेप्टर एंड होता है, स्टेम लूप स्ट्रक्चर होता है, एंटी कोडोन कॉम्प्लीमेंट्री होता है। एक्सेप्टर स्ट्रक्चर आपका 3 प्राइम एंड पे है, यहीं पे वो एक्सेप्ट करता है किसको, अमीनो एसिड्स को लेकर आता है। स्पेसिफिक हर एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए होता है, कोई टीआरएनए नहीं होता फॉर स्टॉप कोडोन, दैट इज वाई वहाँ पे जाके कोई भी अमीनो एसिड नहीं बनता है ना। तो इनिशियल टीआरएनए जो है वो स्पेशल होता है, जो कि एयूजी के लिए होता है, ये स्टार्ट करना जानता है ट्रांसलेशन को। अगर मैं देखूँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो क्लोवर लीफ मॉडल जैसा है, टर्जरी देखूँ तो इन्वर्टेड एल, उल्टा एल जैसा है। अगर मैं टर्जरी मॉडल देखूँ, अगर मैं सेकेंडरी देख रही हूँ तो क्लोवर लीफ जैसा मॉडल हमें दिखाई देता है। देन ट्रांसलेशन की बात करूँ तो ट्रांसलेशन जो है इसमें क्या हो रहा है, आपके अमीनो एसिड जो हैं वो पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी कि वो पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन कर रहे हैं। अमीनो एसिड्स जो हैं उनको पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ा जाता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। चार्जिंग होती है, सबसे पहले तो टीआरएनए चार्ज होता है, यानी अमीनो एसिड जाके टीआरएनए से बाइंड करते हैं, इसमें एनर्जी चाहिए होती है। और क्या बनता है, ऐसे टीआरएनए बनते हैं जिन पे अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, अमीनो एसाइल टीआरएनए बन जाते हैं। क्या क्या चाहिए, अमीनो एसिड, टीआरएनए और एटीपी चाहिए, और आपके टीआरएनए चार्ज हो जाता है, अमीनो एसाइलेशन हो जाती है टीआरएनए की, है ना। देन हमें राइबोसोम्स पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, किस पे होता है, राइबोसोम। प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम के ऊपर ही हो रहा है। इसका छोटा और लार्ज सब यूनिट होता है, छोटा वाला जाके एमआरएनए पे बाइंड करता है और लार्ज वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाता जाता है सबके बीच में, है ना। तो राइबोसोम मैं किसे बोल रही हूँ, जब आरआरएनए और प्रोटीन्स हमारे जुड़ जाते हैं, है ना। 23S ये याद रखना है, राइबोजाइम की तरह एक्ट करता है, एक एंजाइम की तरह। जो 23S RRNA है, 23S RRNA जो प्रेजेंट होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, एक एंजाइम राइबोजाइम की तरह एक्ट करता है। 23S RRNA आपका राइबोजाइम की तरह एक्ट करता है। राइबोसोम के ऊपर हमारे पास 2 मेन साइट्स प्रेजेंट होती है, एक ए साइट और एक पी साइट, है ना। और समटाइम्स ई साइट भी मेंशन होती है। ए साइट अमीनो असाइल साइट होती है, पी साइट पेप्टाइड साइट होती है, और ई साइट आपकी भी कभी कभी प्रेजेंट होती है। तो कौन कौन सी साइट है, ए, पी और ई साइट प्रेजेंट होती है। ट्रांसलेशन यूनिट की बात करूँ तो वो पार्ट ऑफ एमआरएनए जो कि बेसिकली जहाँ पे स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन से एंड हो रहा है उसे हम अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं। 5 प्राइम का यूटीआर बिफोर स्टार्ट वाला कहलाता है, 3 प्राइम का यूटीआर बेसिकली आफ्टर स्टॉप वाला कहता है। बेसिकली हमारा पास कुछ पार्ट होता है एमआरएनए का जो कि प्रोटीन बनाने वाला है, स्टार्ट कोडोन से लेकर स्टॉप कोडोन। जो बाकी का रीजन होता है उसे हम यूटीआर कहते हैं, यानी वो रीजन जो कि अनट्रांसलेटेड रहता है। 5 प्राइम यूटीआर जो कि स्टार्ट से पहले का सब कुछ है वो 5 प्राइम वाला कहता है, और जो आफ्टर स्टॉप है उसको ये कहता है। यानी ये ज़रूरी होता है एफिशिएंट ट्रांसलेशन करवाने के। तो इनिशिएशन होता है सबसे पहले, फिर एलोंगेशन और फिर टर्मिनेशन। तो सबसे पहले इनिशिएशन में क्या होता है, तो छोटा सब यूनिट है वो बाइंड कर जाता है एमआरएनए की चेन से, स्टार्ट कोडोन एयूजी होता है, इनिशिएट टीआरएनए आके लग जाता है इनिशिएटर वाला, लार्ज सब यूनिट भी ज्वाइन कर जाता है। कब, इसमें मैग्नीशियम 2+ आयन चाहिए होते हैं। एलोंगेशन जब होती है तो टीआरएनए जो है वो ए साइट पे एंटर करता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनते रहते हैं, राइबोसोम आगे बढ़ता रहता है, अमीनो एसिड जो है एक एक करके ऐड होते रहते हैं। टर्मिनेशन में स्टॉप कोडोन आ जाता है, रिलीज फैक्टर जो है वो बाइंड करते हैं। क्या आता है, रिलीज फैक्टर आता है, छुड़ाने आता है, पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज कर दिया जाता है। ये आपके स्टॉप कोडोन्स होते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जो कि लास्ट पार्ट है लैकोपेरोन वाला, है ना। जीन जो है एक्सप्रेस होता है, यानी कि आपका जीन से प्रोटीन बन रहा है, ये बात क्लियर है। इसको कंट्रोल किया जाता है कई सारे लेवल्स पे। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन पे भी उसे कंट्रोल, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन पे मैंने उसे कंट्रोल कर लिया कि मैं नहीं होने दूंगी ट्रांसक्रिप्शन, अगर मुझे नहीं बनाना, अगर मुझे बनाना है तो मैं होने दूंगी। आरएनए की जो प्रोसेसिंग हो रही थी एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाया, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। एमआरएनए को ट्रांसपोर्ट करने में कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रांसलेशन में भी कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, बैक्टीरिया जो है वो तभी एंजाइम को प्रोड्यूस करता है जब ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल बीटा गैलेक्टोसाइडेज तभी वो रिलीज करता है जब उसके एनवायरनमेंट में लैक्टोज प्रेजेंट है, उसने लैक्टोज खाया है, तभी वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को यूज़ करता है ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाता है अपने, है ना। तो जीन एक्सप्रेशन जो है एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर मेन कंट्रोल जो है ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन, यानी वो ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होने देते,
ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए से आरएनए ही नहीं बनने देते वो, अगर उनके पास एनवायरनमेंट में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है। तो आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी यानी कि बेसिकली आरएनए की बनने की एक्टिविटी को कंट्रोल किया गया। किसने कंट्रोल कर रखा है? एक्टिवेटर्स और रिप्रेसर्स ने, है ना। तो इस ऑपरेटर रीजन को बेसिकली कंट्रोल करता है एक्सेस। ये जो ऑपरेटर रीजन है यही इसके पास एक्सेस है, यही डिसाइड करेगा कब इसने ये वाला प्रोटीन बनवाना है, यानी कब इसने ट्रांसक्रिप्शन को शुरू होने देना है। तो इसी को हम ऑपेरोन कहते हैं। ऑपेरोन बेसिकली ग्रुप ऑफ जीन्स है जिनको हम साथ में कंट्रोल कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे हमारे पास जीन होते हैं ZYA, ये 3 जीन जो है ऐसे ऐसे प्रोटीन बना रहे हैं जो कि लैक्टोज की प्रेजेंस में बनने चाहिए, तो इनको साथ में कंट्रोल किया जाता है। प्रोमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन है, रेगुलेटर जीन है। रेगुलेटर वो जो रेगुलेट कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल वो जो कि जिनसे बनना है प्रोटीन, ऑपरेटर और प्रोमोटर प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास कई तरीके के ओपेरोन्स होते हैं, लैक ओपेरोन, TRP, ARA, हिस ओपेरोन, है ना, इस तरीके से होता है। हम यहाँ पे लैक ओपेरोन पढ़ने वाले हैं जो कि जेकब एंड मेनार्ड, किसने पढ़ा है? जेकब एंड मेनार्ड ने पढ़ा है। लैक यानी लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म। हमारे पास जो जीन प्रेजेंट होता है बेसिकली आई जीन प्रेजेंट है जो कि रिप्रेसर यानी कि वो रिप्रेस करवाता है। नॉर्मली ये ऑफ मोड में प्रेजेंट होता है, जब उसको कहीं पे लैक्टोज मिल जाए तो ये ऑन हो जाता है। तो नॉर्मली आपका आई जीन जो होता है वो एक्टिवेटेड होता है, और आई जीन जो है वो रिप्रेसर मॉलिक्यूल बनाता रहता है, जिस वजह से आपका ये जो स्ट्रक्चरल जीन है बेसिकली कभी फंक्शन कर ही नहीं पाता, क्योंकि रिप्रेसर जो है रिप्रेस करवा देता है। बाकी जो स्ट्रक्चरल जीन है उसमें ZYA प्रेजेंट है, ZYA बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसएसिटाइलेज। ये क्या बना रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये बना रहा है परमिएज, और ये बना रहा है ट्रांस एसिटाइलेज, है ना। तो यहाँ पे देखो ये A एसिटाइलेज आ रहा है और ये A से, है ना। Y क्यों परमिट करना है? Y परमिएज, है ना। Z आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो याद रखो Z बना रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y बना रहा है आपका परमिएज, और T बना रहा है T नहीं, A बना रहा है आपका ट्रांस एसिटाइलेज, है ना। तो ZYA प्रेजेंट है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज, है ना। आई रिपीट, यहाँ पे मैं लिख के देती हूँ, देखो ZYA, ठीक है। ये क्या बना रहे हैं? बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहे हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहे हैं। ये आपका परमिएज बना रहा है, ये आपका ट्रांस एसिटाइलेज बना रहा है। तो याद रखना है ZYA प्रेजेंट है, Z आपका बना रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y बना रहा है आपका परमिएज, A बना रहा है आपका ट्रांस एसिटाइलेज, है ना। Z जो है ये लैक्टोज को तोड़ने में हेल्प करता है, Y लैक्टोज की एंट्री में हेल्प करता है, A आपका मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है। A मेटाबॉलिज्म में, Y एंट्री में, परमिएज परमिट कर रहा है एंट्री को, A आपका मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है, और Z आपका लैक्टोज को तोड़ने में हेल्प करता है। इस तरीके से आपका लैकोपेरोन होता है। यहाँ पे प्रोमोटर है ना, ये प्रोमोटर जो है ये तो प्रमोट कर रहा है कि चलो तुम चलते जाओ, है ना। फिर यहाँ पर आपके पास क्या है? आई जीन प्रेजेंट होता है जो कि क्या है? इनहिबिटर होता है। ये इनहिबिटर आई जीन जो होता है ये एक रिप्रेसर mRNA बनाता है, रिप्रेसर mRNA बनाता है, जो कि क्या बनाता है? रिप्रेसर मॉलिक्यूल बनाता है। और फिर यहाँ पे अगेन एक प्रमोटर होता है, ये आपका ऑपरेटर होता है, ये ऑपरेट करने वाला है कि आगे इसने बनना है या नहीं बनना है। ये ऑपरेटर पे जाके अगर बाइंड कर जाए तो फिर ये आगे जाके बनने नहीं देता है। बट अगर मान लो बाहर आपकी इंड्यूसर प्रेजेंट है, बेसिकली यहाँ पे तो इंड्यूसर कोई प्रेजेंट ही नहीं था ना, यहाँ पे मान लो आपका इंड्यूसर आ गया है, इंड्यूसर यानी लैक्टोज आ गई है मान लो, तो यहाँ पे ये बनाएगा, ये भी बनेगा रिप्रेसर पर, इसको उधर जाने नहीं देगा, उससे पहले इसको इंड्यूस करके इनएक्टिव कर देगा रिप्रेसर को। और आपका ये प्रोमोटर प्रेजेंट ही है, ये आगे बढ़ेगा, ऑपरेटर पे कोई रिप्रेसर आ नहीं रखा, तो ये आपका बन जाएगा, यहाँ पे आपका लैक mRNA बन जाएगा, जो कि आपका क्या बनेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज। ये वाला प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा और ये वाला ट्रांसलेशन कहलाएगा। तो जब इंड्यूसर एब्सेंट होगा तो ये जाके उधर लग जाएगा और ये बनने नहीं देगा, और जब इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तो ये जाके इस पे बाइंड कर जाएगा और आपका ZYA नॉर्मली फंक्शन करेंगे, राइट। लैक्टोज नहीं प्रेजेंट तो ऑपेरोन आपका ऑफ होता है, लैक्टोज जब प्रेजेंट है तो लैक्टोज ही इंड्यूसर की तरह एक्ट करता है, रिप्रेसर को इनएक्टिवेट करता है और ऑपेरोन ऑन हो जाता है। यहाँ पे इंड्यूसर आपका कौन है? लैक्टोज ही है, या मैं कह दूँ एलोलैक्टोज है, लैक्टोज या एलोलैक्टोज ही यहाँ पे आपका इंड्यूसर है। ग्लूकोज जो है वो इंड्यूसर की तरह एक्ट नहीं कर सकता, कैन नॉट एक्ट एज अ इंड्यूसर। ग्लूकोज इंड्यूसर नहीं कर सकता, लैक्टोज होगा तभी वो इंड्यूस होगा, है ना।
तो लैक ऑफ प्रोन को हम नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यूजली तो ये ऑफ ही रहता है ना, यूजली तो ये नेगेटिव ही रह रहा है। कभी जब लैक्टोज आया तो ये ऑन होता है, यूजली ऑफ रहता है, ऑफ मोड में रहता है। कभी जब लैक्टोज आता है तभी ये ऑन होता है, इस वजह से हमने उसे नेगेटिव रेगुलेशन बोल दिया है ना, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेसर जो है वो यूजली स्टॉप ही करवा देते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, है ना। देन रेगुलेशन जो है डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट आपका क्या है। अब लास्ट पार्ट पे आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बड़ा ही इजी है, सिंपल है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट था जिससे हमने फाइंड करना था कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस हमारे ह्यूमन जीनोम की। 1990 में ये लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 1990 में। 2003 में ये कंप्लीट हुआ है। 1990 से लेकर 2003 में ये कंप्लीट हुआ है ना। 13 साल लग गए। ह्यूमन का जो जीनोम है हैप्लॉइड का 3×10⁹ है, 3.3 है ना। इस बड़ा ह्यूज डेटा था, यानी बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बर्थ हुआ। यहाँ पे कंप्यूटर्स की मुझे रिक्वायरमेंट पड़ी। HGP क्या नहीं, क्यों ज़रूरत थी मुझे HGP की? तो मुझे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करती है DNA का सीक्वेंस क्या है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट है, तो मुझे सीक्वेंस बेसिकली सारे जीनोम का निकालना था। गोल्स क्या थे मेरे HGP के, कि मैं सारे जीन्स को आइडेंटिफाई करूँ, 3 बिलियन बेस पेयर्स को सीक्वेंस करूँ, सारे डेटा को स्टोर करूँ, एनालिसिस टूल्स को इम्प्रूव करूँ और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करूँ इस बायोलॉजी की इंडस्ट्री के अंदर। एथिकल लीगल सोशल इश्यूज़ को भी हमने स्टडी किया है ना, एथिकल लीगल सोशल इश्यूज़ को भी हमने स्टडी किया, जो उससे हमने LC बोल दिया है ना, एथिकल लीगल सोशल इश्यूज़। देन बात करें प्रोजेक्ट के, 13 साल का था। इसमें कोऑर्डिनेशन किसने करवाया? US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और NIH। और यहाँ पे मेजर पार्टनर था वेलकम ट्रस्ट UK। कौन था? वेलकम ट्रस्ट UK। यहाँ पे वेलकम में LL है ना। अदर कंट्रीज़ कौन कौन सी थी? जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना। जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना। चाइना भी बड़ी है, जर्मनी भी बड़ी है, फ्रांस भी बड़ी है, जापान भी बड़ा है। तो जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, है ना। देन इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को और सीक्वेंस किया हमने? बैक्टीरिया को, ईस्ट को, है ना, सी एल्गीन्स को, ड्रोसोफिला को, राइस को, और हमने साथ में अरेबिडोप्सिस को भी किया। अरेबिडोप्सिस को, सी एलिगेंस को, ड्रोसोफिला, राइस, ईस्ट, बैक्टीरिया, ईस्ट, ड्रोसोफिला, राइस एंड साथ में सी एलिगेंस और अरेबिडोप्सिस को, राइट। पर्पस क्या था हमारे पास? कि हम सारे जीनोम्स को आपस में कंपेयर कर पाएँ। हमने यहाँ पे 2 अप्रोचेस थी। एक तो थी EST मेथड, यानी सिर्फ हम उसी उसी को ही हम EST यानी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, उसी को ही हम सीक्वेंस करें जो कि हमारे पास एक्सप्रेस कर रहा है, ऐसा RNA जो एक्सप्रेस कर रहा है। होल जीनोम सीक्वेंस नहीं है, सबको ही हम कर लें। तो हमारी अप्रोच थी कि हम सबको ही कर लें। हमारा DNA को हमने आइसोलेट करना था, उसको हमने टुकड़ों में तोड़ना था, होस्ट में उसकी क्लोनिंग करवानी थी, फिर उसके सीक्वेंस करने थे उसके फ्रेगमेंट्स को, और ओवरलैपिंग रीजन्स को मुझे अरेंज करना था। हमने यहाँ पे होस्ट बैक्टीरिया और ईस्ट का यूज़ किया। वेक्टर्स किसको यूज़ किया? बैक और यैक, है ना। किसको किया? बैक और यैक को यूज़ किया हमने यहाँ पे। सीक्वेंसिंग मेथड जो था यहाँ पे सैंगर मेथड कहलाता है, सैंगर मेथड यूज़ किया। कंप्यूटर को हमने यूज़ किया अलाइनमेंट करने के लिए। फिर हमने मैपिंग करी किसकी? जीनोम की। किसका यूज़ करके? रेस्ट्रिक्शन साइट्स का, माइक्रो सैटेलाइट्स का, पॉलीमॉर्फिज्म का। यानी मैंने इस जीनोम को मैप करा रेस्ट्रिक्शन साइट्स बनाकर, माइक्रो सैटेलाइट्स को यूज़ करके एंड पॉलीमॉर्फिज्म करके। सेलिएंट फीचर्स आए कुछ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। जीनोम साइज़ जो था वो मेरा असल में मुझे पता चला 3.3 × 10⁻9 नहीं, 3.1 × 10⁻9 बेस पेयर ही होता है। एवरेज जीन, एक जीन का एवरेज साइज़ आपका 3000 बेस पेयर होता है। टोटल जीन्स 30,000 हैं। टोटल जीन्स आपके पास 30,000 हैं, है ना। 99.9% DNA हमारे में सेम ही है। 50% जीन्स जो हैं उनका अननोन ही फंक्शन है, पता ही नहीं चला क्या फंक्शन है। लेस देन 2% DNA ही है जो कि प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। जो लार्ज पार्ट है DNA का वो रेपिटेटिव DNA है, बार बार रिपीट हो रहा है। क्रोमोसोम 1 में सबसे ज़्यादा जीन्स है, Y में सबसे कम है। SNPs की बात करूँ तो 1.4 मिलियन साइट्स प्रेजेंट होती हैं। SNPs यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी हमारे पास कुछ सीक्वेंसेस हैं जो कि हमारे सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर के अंदर वो डिफरेंट है, तो 1.4 मिलियन साइट्स प्रेजेंट होती हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की क्या एप्लीकेशंस? हम डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं, जीन थेरेपी, एवोल्यूशनरी स्टडीज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में बढ़ सकते हैं, फोरेंसिक साइंस, ड्रग डेवलपमेंट, और इन सब जीन्स को साथ में पढ़ने का हमें चांस भी मिलता है ना। तो हमारे पास क्रोमोसोम 1 में सबसे ज़्यादा जीन्स है, दैट इज़ योर 2968। कितने हैं? 2968 जीन्स प्रेजेंट है। और सबसे कम हमारे पास है Y में, विच इज़ 231 ही प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, SNPs को हम SNPs करके प्रोनाउंस करते हैं, है ना। देन DNA फिंगरप्रिंटिंग हमारी बेस्ड है DNA पॉलीमॉर्फिज्म पे, हमारे पास 99.9% तो सेम है, जो 0.1% डिफरेंट है वही आइडेंटिफिकेशन में यूज़ होता है। हमारे पास सैटेलाइट DNA होता है, रेपिटेटिव DNA होता है, यानी कि बेसिकली हम सबके पास कुछ सीक्वेंसेज हैं जो कि डिफरेंट टाइम्स, मान लो आप में 10 बार रिपीट हो रही है, मेरे में 15 बार हो रही होंगी, तो सब में डिफरेंट टाइम्स वो रिपीट हो रही होती है, उसी को हम सैटेलाइट DNA कहते हैं। मिनी और माइक्रो दो तरीके की होती हैं। ये जो है हाई वेरिएशंस दिखाते हैं, उनको फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ किया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म वेरिएशंस इन DNA सीक्वेंस, अगर म्यूटेशंस इनहेरिट होती हैं और कॉमन है तो पॉलीमॉर्फिज्म हमें देखने को मिलता है, यानी नॉन कोडिंग, यानी जो ऐसा DNA जो प्रोटीन नहीं बनाना उसमें ही हमें देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन मैपिंग और फिंगरप्रिंट्स में किसे डेवलप किया था, इसे एलेक जेफरेज, किसने किया था, एलेक जेफरेज ने किया था, जिन्होंने VNTR को, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट को यूज़ करा। रिपीट नंबर जो है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट लोगों में। DNA फिंगरप्रिंट्स में हमने क्या करा, DNA को आइसोलेट करा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराया, इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया देखने के लिए, है ना। देन हमने ब्लोटिंग कराई मेम्ब्रेन के ऊपर, देन हमने हाइब्रिडाइजेशन कराई उसकी विद प्रोब, उसको प्रोब से हमने हाइब्रिडाइज करवाया, देन हमने उसकी ऑटो रेडियोग्राफी करी, क्या किया हमने, ब्लोटिंग करी मेम्ब्रेन पे, देन मैंने हाइब्रिडाइजेशन करवाई उसकी प्रोब से, देन ऑटो रेडियोग्राफी करवाई। रिजल्ट क्या था, मुझे बैंड पैटर्न मिले। पैटर्न जो था वो यूनिक रहता है फॉर ईच पर्सन, और ये सिर्फ सेम है ओनली इन द केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। DNA का सोर्स आपका ब्लड भी हो सकता है, हेयर रूट भी, स्किन भी, बोन भी, सलाइवा भी, स्पर्म भी, है ना। इसे फोरेंसिक केस और पैटर्निटी टेस्ट और पॉपुलेशन स्टडी के अंदर किया जाता है यूज़, है ना। सो यहाँ पे है, मान लो ये एक बंदा है जिसका DNA कुछ ऐसा है, इसका कुछ ऐसा है। इसमें देखो रेड जो है कम बार रिपीट हो रहा है, इसमें कितनी बार हो रहा है, तो यहाँ पे रेड वाला आया है ना 10 बार। यहाँ पे देखो रेड कितना कम रिपीट हो रहा है तो नीचे आया है ना। यहाँ पे ब्लू कितना हो रहा है तो ब्लू एक में कम एक में ज़्यादा, इस तरीके से है। इसमें एक येलो थोड़े ज़्यादा हैं, इस तरीके से नंबर है कितनी बार रिपीट हो रहा है ना। इसका भी मैंने इस तरीके से B का भी कर लिया, A का भी कर लिया, और ये मुझे क्राइम सीन पर मिला ये। तो अब क्राइम सीन के साथ किसका मैच कर रहा है, B का कर रहा है, तो B यहाँ पे क्रिमिनल है ना। So that's it. Thank you for watching.